In today's session, we are going to start with first outcomes of democracy. The first chapter which I'm going to do, that is from political science. And the second one I'm going to do is from economic sectors of economy. These two chapters we will be revising in today's session. And as you know, revision means, first of all, a quick revision, and secondly, the important questions that you can get from such chapters. तो सबसे पहले हमारा जो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में द फर्स्ट क्वेश्चन विच यू कैन हैव इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम. तो ये क्वेश्चन आपका जरूरी नहीं है कि सीधा ऐसा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द डिफरेंसेस. इट कैन बी नॉन डेमोक्रेटिक रेजिम्स आर better than democratic regimes are better than non-democratic regimes like monarchy, dictatorship, explain. ऐसा भी आ सकता है. मतलब दोनों का मतलब यही है कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है. तो आई हैव सीन दैट व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग डिफरेंस बिटवीन, तो आप लोग टैबुलर फॉर्म में लिखते हो, बट व्हेन इट कम्स इन दिस फॉर्म दैट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक, तो आप उसको जो हो यू जस्ट राइट इट इन द पैराग्राफ. मीनिंग दोनों का सेम होता है क्लास 10. That is, you have to tell the differences between democratic and non-democratic. डेमोक्रेटिक रेजिम्स होते हैं आपके जिसके अंदर, मतलब दिस इज नॉट इन ऑल द कंट्री के अंदर, कुछ चीजें हो सकती है, कुछ एड ऑन होती है, मॉडिफाई होता, बट देयर इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. और ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं दे आर इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शंस. लाइक इन इंडिया वी हैव, in United Kingdom we have, in US we have. So the first feature is they have a regular election and the representatives are elected by the people of the country. Second, participation of citizens. Now the citizens can participate in the elections also, and even as candidates they are able to participate. The rule which takes place is by law. और ये जो law है, that may be in the form of constitution, that may be in the form of certain rules. Democratic rights में citizens are there and they are provided with some rights, basic rights. They can be fundamental rights, basic rights. Like in US, जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दे वर द वन जिन्होंने चार्टर किया था बिल ऑफ राइट्स, और वही हम लोगों ने भी लिया है, विच गिव्स अस ऑल द राइट्स, बिकॉज द सिटीजन्स आर पार्टिसिपेटिंग, बिकॉज इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. तो द डिसीजन इज क्वालिटी. क्यों? क्योंकि जब हम किसी भी डिसीजन को करते हैं, लेते हैं, तो वी हैव सर्टेन नेगोशिएशंस, डिबेट्स, और इन सब की वजह से क्या होता है, जब हम डिबेट करते हैं ना क्लास 10, तो सबसे बड़ी बात होती है कि द बेस्ट आउटकम, सबकी बातों को सुना जाता है एंड अल्टीमेटली द डिसीजन इज टेकन. सो इट इज क्वालिटी डिसीजन. Whereas in the non-democratic there is an absolute rule. मतलब जो मोनार्की है या डिक्टेटर है, उसने जो बोल दिया, absolute मतलब the power is within one or few hands. Absolute मतलब the power is between in the hands of one or few hands. The citizens in non-democratic are called as subjects. The rules are not made for them. The rules are made on them. There is no law which the government may follow. They may make the law, but it might not be uniform. There are no prescribed rights. So that is why democracy को अब्राहम लिंकन ने कॉइन किया था, the government by the people, for the people and of the people. That is what he coined it as democratic government. और ये 1 मार्कर में पेपर में आया था, who coined the
definition of democracy, Abraham Lincoln. अब ये तो था what were the differences between these two regimes. तो अब डेमोक्रेसी हमने बोला तो हमने कहा देयर इज क्वालिटी डिसीजन, हमने बोला क्वालिटी डिसीजन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दीज क्वालिटी डिसीजन या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, राइट्स, ये क्या है? तो इन द ओवरऑल डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल आउटकम्स. दोनों में होते हैं, ऐसा नहीं कि उनके भी होते हैं इनके भी होते हैं. तो आज हम इस चैप्टर में जो है दोनों के आउटकम्स को थोड़ा सा कंट्रास्ट में पढ़ेंगे. तो पहला हमारा डेफिनेशन आता है इन द पॉलिटिकल एरिया, यानी इन द पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. मैंने तीनों को अलग भी लिख दिया है क्योंकि पेपर के अंदर तीनों भी आते हैं एंड एक अलग से भी आता है. डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी आता है. हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस अकाउंटेबल गवर्नमेंट आ सकता है, या फिर कोई एक फ्रेज दिया हो और अब फ्रेज के अंदर आपको वर्ड्स क्या क्या ढूंढने हैं, डेलिबरेशन, डिले, नेगोशिएशन, प्रोसीजर, ये वर्ड में से कोई एक दे देंगे और आपको बोलेंगे इसको डिस्क्राइब करो. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि दिस इज रिलेटिंग टू अकाउंटेबल. अकाउंटेबल का हिंदी मीनिंग होता है जवाबदारी. जैसे हम व्हेन वी आर नॉट वियरिंग द हेलमेट तो एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं, तो उसका जवाबदारी कौन है? हु विल बी आंसरिंग, ऐसा क्यों हुआ, व्हाई डिड नॉट द पर्सन वियर, हु इज गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाई दिस हैपेंड. तो अकाउंटेबल होता है जवाबदारी. इन द पॉलिटिकल एरिया जो हमारे गवर्नमेंट होते हैं वो हमारे लिए लॉ बनाते हैं. They are the one who modify the law, they are the one who make the new laws या फिर repeal the old laws. तो ये जो decisions होते हैं legislations के, they are based on the deliberations and negotiations. मतलब आगे रखा जाता है, उस पर डिबेट होता है. इट इज नॉट टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, एब्सोल्यूट रूल नहीं होता है. पहले देयर इज अ प्रॉपर नेगोशिएशन, मतलब आपका जो है नेगोशिएट किसको बोलते हैं, मोल भाव करना. यहां मोल भाव नहीं है, बट यहां पर वी लुक इनटू द प्रोज एंड कॉन्स. एवरी डिसीजन इज टेकन थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर. अब ये प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट इट इज पुट इन बाय द स्पीकर इन द लोकसभा. पहले देखा जाता है कि लोगों को या what are the things that we need to do. फिर उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको पार्लियामेंट में लेकर आते हैं. देन पार्लियामेंट के अंदर देयर आर सर्टेन स्टेप्स विच दे हैव टू फॉलो. ऐसा नहीं है कि कोई मनी बिल हुआ तो वो पास हो गया, मनी बिल विल गो टू राज्यसभा, राज्यसभा अगर मना करता देन लोकसभा हैज द पावर. तो जो ये प्रोसीजर है वो फॉलो होगा. when decisions are taken, every citizen has the right to have the information. There is a transparency in the working of what we call as the political area. There is a proper answer. No doubt हम लोग पूछते हैं नहीं पूछते हैं, that is up to us. लेकिन इफ यू लुक इन टू द लीगल फील्ड, आप देखोगे एक कोर्ट के अंदर देर आर नंबर ऑफ आरटीआई फॉर एवरीथिंग, वट एवर हैज बीन डन. लाइक अभी आर्टिकल 370 जब रिमूव हुआ था तो देर वर आरटीआई. तो वी हैव the right to ask the government about the decision and the government is accountable to answer us. There is a transparency कि उन्होंने इसे किस वजह से किया था. बट
देयर इज वन थिंग, डिले इन डिसीजंस। अब ये मैंने सबसे आखिरी में लिखा है, क्यों? दिस इज बिकॉज पेपर में क्वेश्चन आया है, इन डेमोक्रेसी द डिसीजंस आर ऑफन डिलेड। तो आपको जो पहले 3 पॉइंट्स है ना, वो डालना है, क्योंकि कोई भी काम हम तुरंत तभी कर सकते हैं व्हेन देयर इज वी आर टेकिंग द डिसीजन विदाउट एनी नेगोशिएशन। लेकिन अगर हमें पूछ कर करना है, सबसे सलाह मशवरा करना है, तो इट टेक्स टाइम। तो ये जो आगे के वाले जो पॉइंट्स हैं वो आपने यहां डालना है। सो दैट इज व्हाई अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबल। सेकेंडली, रिस्पॉन्सिव। अब ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, ऐसा बोला जाता। व्हाई? अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी we have the rights, so we have the right to raise our needs. अभी मतलब there is a very big debate going on. I don't know how many of you are studying all these, reading all these kinds of news. There is a big debate going on in India about the taxes that we are paying as middle class. तो अगर लोगों ने, अभी ऐसा हुआ था कि पॉपकॉर्न पर द टैक्स वाज पुट, दैट वाज ऑन द कैरामल पॉपकॉर्न। तो जब कैरामल पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगा, देयर वाज अ वाइड प्रोटेस्ट। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन, देयर आर टू थिंग्स। एक तो हम इनकम जब कर लेते हैं तो टैक्स देते हैं। आपको पता, मेरी क्या इनकम है, फिर भी मेरे को टैक्स देना पड़ता है। इनकम पर टैक्स देते हैं, उसके बाद जितना सामान खरीदते हैं उस पर भी हम टैक्स देते हैं। एंड नाउ पॉपकॉर्न इज वन थिंग विच आई थिंक सबसे ज्यादा मेलों में बिकता है। अब वो कहती है कि उसमें कैरामलाइज कर देंगे तो वो महंगा हो जाता है, तो उसको हमें टैक्स देना चाहिए। नाउ ईच एंड एवरी businessman who is having his popcorn business in any movie theater, सोचो उसका कितना लॉस होगा, because people will not buy the popcorns. So there was a wide protest across all the network, and ultimately the government had to take back that decision. उनको वापस लेना पड़ा। This is responsive to the needs of people. आप हर वो चीज नहीं कर सकते हो, you need to look what people actually look into. अगर आप नहीं करोगे, अगली बार आपको वोट नहीं मिलेगा। But in substantive terms means, होने के लिए तो इट इज सेड दैट इट शुड बी फ्री ऑफ करप्शन, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इन रियल द रिकॉर्ड इज नॉट दैट मच गुड। इन फैक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैव बीन करप्ट इन मेनी एरिया। थर्ड इज लेजिटिमेट। लेजिट मीन्स लीगल। लेजिट का मतलब होता है लीगल, यानी through some procedure, through prescribed form। जो आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, इट इज चूजन बाय द पीपल। देयर इज अ प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस। द रूल इज बाय लॉ एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव, नॉट सिंगल। और इसीलिए डेमोक्रेसी इज प्रिफर्ड बाय पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सेकेंड इज इकोनॉमिक। अब अगर हम इकोनॉमिक में ब्रॉड वे में देखते हैं, तो इट इज सेड दैट इट इज स्लाइटली बिहाइंड डिक्टेटरशिप। मतलब अगर हम देखें, हमारा 3.95% हमारा ओवरऑल ग्रोथ है, तो डिक्टेटरशिप में 4.05 है। और वो क्यों है? एक बार आया था पेपर में, 2 मार्क का क्वेश्चन। व्हाई? दैट इज बिकॉज in dictatorship the decisions are spontaneous, immediate। आप
इसमें नहीं कर सकते हो आप, कोई भी डिसीजन इमीडिएटली नहीं ले सकते हो. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द प्रोसीजर्स. लेकिन अगर हम लोग ब्रॉडर वे में देखते हैं तो इट इज नेग्लिजिबल. मींस पॉइंट का फर्क है. और कोई भी अगर हम बोले व्हाट यू कॉल एज गवर्नमेंट, वेदर इट इज डेमोक्रेटिक नॉन डेमोक्रेटिक, नोबडी कैन गारंटी कि भाई हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं. क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स, नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इट ऑल्सो इज ऑन द फैक्टर्स लाइक हमारा जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है. अब हमारा ट्रॉपिकल में है, वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ, हमारे इंडिया के अंदर वी आर हैविंग ऑल काइंड्स ऑफ रेन्स, हमारे पास जो है सारे रिलीफ फीचर्स हैं. बट जापान के अंदर इट्स एन आइलैंड. देन इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितनी पढ़ाई को देते हैं, हेल्थ को कितना देते हैं, स्किल्स को कितना देते हैं. लाइक जापान इज एन आइलैंड येट इट इज डेवलप्ड देन एनी अदर कंट्री. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज ऑल्सो ड्यू टू अदर फैक्टर्स. ये पूरा आपको ऐसा ही लिखना है. नाउ इकोनॉमिक के अंदर ही एक चीज और आती है और वो है रिडक्शन इन द इनइक्वालिटीज एंड पोवर्टी, क्योंकि वो भी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड है. और ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आता है क्लास 10. तो it is expected that democratic government should reduce the disparity. इंडिया के अंदर जब हम लोगों ने हमारा मतलब कि when we got the independence, the government focused on 5-year plans. The government introduced many plans so that जो हमारे मतलब कि जो रिच एंड पुअर के बीच के जो डिस्पैरिटीज हैं वो हट जाए. लेकिन अगर हम सच में देखें, इसमें आपकी वो फोटो बनी हुई है, एक आदमी पतला सा खड़ा हुआ है जिसके 2 बाजू हैं, वो है. इट इज सम स्मॉल नंबर ऑफ रिच एंजॉय वेल्थ. अगर आप इंडिया में भी देखोगे 1,40,000 मतलब कि 1.4 बिलियन में हाउ मेनी पीपल आर अल्ट्रा रिच? 0.1%, 0.001. तो देर इज अ वास्ट डिफरेंस. डेमोक्रेसी की वजह से वो अभी इनइक्वालिटीज नहीं हुई है. तो वी कैन से दैट दे हैव नॉट रिड्यूस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अगेन ऑन अ मतलब मैं जनरल में बता रही हूँ, इट इज नॉट ओनली ड्यू टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट तो स्कीम्स देती है, उसका फायदा कितने लोग उठाते हैं? हाउ मेनी ऑफ द पीपल टेक? दिस इज वेयर वी हैव एक हार्श रियलिटी है. गवर्नमेंट इफ कोई भी स्कीम करती है कि भाई कंपनीज को ये बेनिफिट मिलेगा तो सारे बिजनेसमैन उन स्कीम्स को लेते हैं. लेकिन जो गरीब लोग होते हैं दे नेवर टेक. उनको फ्री में राशन मिल जाए, फ्री में मतलब कि मिट्टी का तेल मिल जाए, दे आर हैप्पी विद दैट. उनको एजुकेशन मिलती है. हाउ मेनी ऑफ देम आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल? दे डोंट. So you cannot blame a government for such inequalities. The next is आपका social diversity यानी कि social outcome. पहले हमने पढ़ा पॉलिटिकल, फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक, अब हम पढ़ रहे हैं सोशल आउटकम. तो यस, इन द सोशल एरिया डेमोक्रेसी हैज टू सम एक्सटेंट reduced the disparities in India. For example, it is believed कि जो डेमोक्रेसी है it should produce a government which is producing a harmonious life. यानी कि मिलजुल कर रहना. It should be able to handle the social differences. Now social differences हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इनको हैंडल करने के लिए दे शुड हैव सर्टेन नॉर्म्स. लाइक इन जेंडर अभी प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं हुआ बिल,
लेकिन अगर हम लोग कास्ट को देखें, अनटचेबिलिटी इज बैंड, सेक्युलरिज्म हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो दैट्स अ वे सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डाइवर्सिटी को हैंडल कर रहा है. We need to understand that democracy is not ruled by majority. अब majority क्या है? जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला. यहां majority is not any language community. यहां it is majorityism vote. और ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर कास्ट को वोट मिल भी रहा है तो इट शुड नॉट सप्रेस द अदर ग्रुप्स. There should be equal representation for all. हमारे 12th में we have this ये मतलब कि this की जो पहले आपके डिसएडवांटेज्ड कास्ट होते थे उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, बट जब मंडल कमीशन आया था इंडिया के अंदर, आफ्टर दैट it was accepted that people belonging to any caste are equal in every area. तो पॉलिटिक्स में आप देख लो, एम्प्लॉयमेंट में देख लो, एजुकेशन में देख लो, द गवर्नमेंट इज गिविंग स्पेशल प्रिविलेजेस. आपके जो रिजर्वेशंस है, दे हैव बीन इंट्रोड्यूस टू टैकल दीज इश्यूज. इसी के अंदर आता है आपका जो ऊपर था ना क्लास 10, दैट वाज द सोशल डिफरेंसेस. नीचे वाला है इंडिविजुअल डिग्निटी, उसी से रिलेटेड है. मीन्स because we have political right equal, we all have the right to vote, we all have the right to contest elections, यानी कि हमारे पास फ्रीडम और डिग्निटी दोनों है. there is respect for all. in some of the areas women have been given equal representation, like in the हमारा जो लोकल गवर्नमेंट है. then डिसएडवांटेज कास्ट को दिया जा रहा है स्पेशल प्रिविलेजेस, and this way democracy has been able to produce in the social area it is successful. The chapter ends with this quote, more complaints, मैंने उसको डिमांड्स में डाला है, आर द टेस्टिमोनी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब कंप्लेन हम कम करते हैं. when we want to participate, we want ये होना चाहिए, लेकिन we want that it should have certain other features also. Nobody wants कि people should go back to monarchy or dictatorship. Everyone wants democracy should be there, but there should be certain things added, certain things deleted. वो itself is the evidence. Testimony मतलब evidence that democracy is successful in the overall. एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी और भी आगे जाए, तो इट इज नेसेसरी दैट वी हैव टू पार्टिसिपेट, वी हैव टू कास्ट अवर वोट्स, वी हैव टू स्टैंड इन द एरियाज जहां आपको लगता है द गवर्नमेंट इज बिट पार्शियल. आपको खड़ा होना, अपनी वॉइस को रेस करना है. देन ओनली यू कैन से दैट अगर मैं नहीं करती हूं, उसके बाद मैं अगर रोऊंगी ना, तो देन इट इज ऑफ नो यूज. इफ आई एम नॉट एबल टू रेज माई वॉइस, इफ आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग, देन आई कैन नॉट से दैट दिस गवर्नमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि उस रॉन्ग को राइट करने के लिए मेरे पास राइट है. मैं उसे यूज नहीं कर रही हूं तो वो मेरी गलती है. That's my fault. If I'm not using my political rights, if I'm not using my democratic rights, it is my fault. So if we have more participation, definitely we can reform जो थोड़े बहुत changes हम चाहते हैं. तो ये आपके questions हैं. इकोनॉमिक वाले में आपका ऐसे पीछे आता है, डेमोक्रेसी स्टैंड्स बिट लैग इन इकोनॉमिक,
फिर सोशल में तो सीधा आता है, एंड सोशल में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस सोशल आउटकम, दूसरा आता है विमेन को कैसे वो हेल्प करता है, more women participation, reservation for the women, special schemes for the women, they are putting so much of efforts. So this is the chapter outcomes of democracy. The second chapter which I am going to take today is from economics, that is sectors of economic activities. last class में मैंने globalization लिया था, आज मैं sectors ले, sectors में this is a very one page का revision मैंने बनाया है, you can see. सेक्टर्स में आपके क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन जो है, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस, और उसके बाद ये जो मैंने बना रखा है सेक्टर्स इन इंडिया करके, इसके नीचे जितने पॉइंट्स है ना, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके नीचे जो मैंने 1 2 3 4 4 पॉइंट लिखे ना, ये चारों क्वेश्चंस हैं। दे आर नॉट पॉइंट्स, दे आर क्वेश्चंस, right? So the very first is, on the basis of the goods and services we produce, we divide all the economic activities into primary, secondary or tertiary. This is because the final goods इनमें से जब प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि प्राइमरी में जो अल्टीमेट फाइनल जो मार्केट में कंज्यूमर के पास जाता है, सेकेंडरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है, जो हम बाद में हम एज अ कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं, टेरिशरी में जो सर्विसेज हम ले लेते हैं, उनका जो वैल्यू होता है दैट इज एडेड टू द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी द फाइनल वैल्यू ऑफ all the goods produced in a country within the domestic market in a year is, उसको हम बोलते हैं जीडीपी. Primary comprises of all the areas which are agriculture and related areas. अब हम इसको related क्यों बोल रहे हैं, allied क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ आपको एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, लेकिन अगर हम मिनरल्स बोलते हैं जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, वो भी तो आपका प्राइमरी से है। कोल है, हम माइनिंग से कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो, क्योंकि यू आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, मतलब आप नेचर से उन चीजों को सीधा लेकर यूज कर रहे हैं। डेयरी फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ऑल आर प्राइमरी. सेकेंडरी ऑल्सो कॉल्ड एज the manufacturing sector, because जो हमें प्राइमरी से रॉ मटेरियल मिलता है, that is changed into some finished goods, whether it can be construction, अगर हम मिट्टी मिल रहा, हम उसमें ब्रिक से हम घर बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, या फिर हम मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कोई चीज को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. And tertiary is called as a service sector because it gives services like transport, banking, insurance, even IT services, teaching, ये सब कुछ आपका टेरिशरी में आता है. For the past few years, ये जो पेपर में अब मैं आ रही हूँ पहले क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर. पहला जो क्वेश्चन मैंने करवाया वो 3 मार्क्स का या 5 में आता है. अब हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिशरी सेक्टर. टेरिशरी पहले क्या था, इन द अर्ली पीरियड when you had the barter system, when you did not have an expansion, primary was the main source. Then industrial revolution के साथ आपका secondary बना. Then primary और secondary से जो चीजें बनती हैं that needed to be supplied to the people, और उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट, मनी, फाइनेंस, बैंकिंग, इन सब की जरूरत थी, स्टोरेज, और ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है टेरिशरी. सो फॉर द पास्ट 100 years the tertiary sector has grown well because primary and secondary को ये कॉम्प्लीमेंट करता है.
by providing the services. Then it is also providing other services like IT, World Web. Then over the period, people now want their children to study in good schools, good hospitals should be there. तो आपका हेल्थ एजुकेशन सेक्टर बढ़ गया आपका. अच्छा घूमना, टूरिज्म, अच्छा खाना, रेस्टोरेंट्स. So therefore there is an importance, rising importance of tertiary sector. 5 मार्क्स में आया है और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है. बट जब हम सेक्टर्स कहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, सो देयर इज वन स्मॉल वर्ड what we call as unemployment. Unemployment जो है, that is what we call as a situation when a person wants to work but he doesn't find work. और जो unemployment है, that can be there in the rural as well as in the urban sector. Unemployment कहीं भी हो सकता है. Even in India, मतलब अभी एक सर्वेस होते रहते हैं every 3 months, 6 months. The surveys are there always. And it is said that at least 60% of the people who are even educated don't get employment. मतलब पिछला जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, दैट हैड बीन 20 to 25%. दैट्स बीन 20 to 25%. मतलब एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट्स, दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. हमारे यहाँ पर इनफैक्ट देयर वाज वन, आई डोंट रिमेम्बर द एजेंसी, इट्स अ वेरी फेमस एजेंसी, मुझे अभी उसका एकदम नाम नहीं याद आ रहा. They had this survey that most of the engineers from India are unemployed. Reason? हम इंजीनियरिंग ऐसे करते हैं as if we are doing कोई हम सब्जी कद्दूकस कर रहे हैं. Every second person wants to have an engineer. वो किसी भी कॉलेज में करते हैं. They don't have the skills. They don't learn the skills. और इंडस्ट्री जो है वो आपसे स्किल मांगती है. इवन मैं एक अपना मतलब टीचिंग का ही एक्सपीरियंस आपको बताऊं. इवन देर आर सो मेनी टीचर्स हु डोंट गेट जॉब. द रीजन, बीएड करना, हर एक इंसान बीए करने के बाद बीएड कर लेते हैं, लेकिन बीएड करना नहीं है ना. यू नीड टू टीच. आप जो पढ़ा रहे हो दूसरे को समझ आना चाहिए. यू शुड हैव द कंट्रोल ऑन द क्लास. देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड वो हम भूल जाते हैं. अभी रिसेंटली इट वाज देयर, मतलब अभी यही साल में हुआ है. एंड यू कैन फाइंड ऑल दीज ऑन द गूगल ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक आई एम टेलिंग समथिंग पर्सनली. चिल्ड्रन पढ़ते हैं इंजीनियरिंग बट दे डोंट इवन नो हाउ टू राइट अ लेटर. थैंक्स टू पीपल लाइक क्लास 10 राज भैया. दे डोंट नो हाउ टू राइट अ लेटर, हाउ टू राइट अ रिज्यूमे. रिज्यूमे के लिए 5,000 रुपए देकर रिज्यूमे बनवाते हैं. और हमारे 12th स्टैंडर्ड में रिज्यूमे बनाना एक क्लास मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. बट दे डोंट नो. रीजन, इंग्लिश को कोई पढ़ता थोड़ी है. इंग्लिश को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. लेटर लिखना सीखने की जरूरत क्या है? गूगल में डालोगे तो लेटर आ जाएगा. बट देन व्हाट हैपेंस, द एम्प्लॉयमेंट इज नॉट देयर. दे डोंट गेट द एम्प्लॉयमेंट, दे डोंट गेट द सैलरी. दे स्पेंड 20 to 25 lakhs on becoming an engineer. उनकी सैलरी होती है 15,000. This kind of जो situation है, underemployment, unemployment is very common. But in the agricultural sector, something is different. वहां पे क्या है, employment is there, लेकिन wages बहुत कम होते हैं. A person who is working in a bank will be earning 10,000, but a person who is working as a peasant under any farmer will not be earning even 3,000. And also there is one more situation called disguised unemployment. Disguise का मतलब है hidden.
Disguise का मतलब है hidden. Means you may find that the people are working, but actually they are not working, they are just adding. उनके रहने या ना रहने, उनके काम करने या ना करने से yield में कोई फर्क नहीं आता. The same work is done by 2 people, the same work is done by 5 people. So it is only wastage of labor. पेपर में आया हुआ है. How does disguised unemployment lead to wastage of labor? So there is a very, what we call as dire need that we create more employment. 5 marks का दोबारा question. It can be a 3 marker or a 5 marker. How can we create more employment? The government has already started with some schemes like self आपका जो employment है वो. There are मतलब कि आपके स्टार्टअप्स वगैरह को बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करने के लिए मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट करा है सो दैट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो. प्लस इफ वी आर एबल टू एक्सेलरेट टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन, अगर हम इन एरियाज को डेवलप करते हैं तो द एम्प्लॉयमेंट कैन बी मल्टीफोल्ड. मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी होगा और जो एजुकेशन और हेल्थ वाला सेक्टर है ना वो इंक्रीज भी हो जाएगा. स्कूल्स होंगे तो बच्चे स्कूल जाएंगे, हेल्थ सेंटर्स होंगे तो लोग डॉक्टर्स के पास जाएंगे, एंड इट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ द पीपल ऑल्सो. तो अगर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर ऑन दीज एरियाज, एम्प्लॉयमेंट कैन बी जनरेटेड. फॉर द प्रेजेंट द गवर्नमेंट इज has also implemented, जिसका पूरा श्रेय जाता है to Dr. Manmohan Singh. It was he who introduced Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. And this is also called as right to work. मतलब हमारा right to work मतलब every person has the right to fulfill his or her stomach. और उसके लिए द गवर्नमेंट अंडर राइट टू वर्क उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था इन द रूरल एरियाज, एंड इट वाज इनिशियली फॉर 150 then 625 डिस्ट्रिक्ट. नाउ इट इज बीन एक्सपैंडेड. जो स्किल्ड अनस्किल्ड पीपल होते हैं उनको 100 डेज का गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है इन दी रूरल एरियाज वेयर कंस्ट्रक्शन इज देयर, डैम्स आपके कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ऐसी जगहों. 1/3 of the jobs are exclusively reserved for the women, and normally the job is within the 15 kilometers of the radius, and if the government fails to provide the employment, then government has to give the allowance. Now जब ये क्वेश्चन 2 में भी आता, 3 में भी आता, 5 में भी आता है, ठीक है. अगर 2 या 3 मार्क्स में आ रहा है तो भाइयों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं. पिछली बार आई सॉ दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स had not mentioned that point that if government fails it has to provide the wage allowance. आप दो मार्क्स से मैं आप लोगों को बार बार समझा रही हूँ. 2 मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आप 2 पॉइंट में लिखोगे. अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ. आपको प्यास लग रही है, आपको प्यास लग रही है, ठीक है, एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है. अब आप कहते हो मैम मुझे तो और प्यास लग रही है, व्हाट शुड आई डू? यही हमारा क्वेश्चन है क्लास 10. 2 मार्क्स का हो या 3 मार्क्स का क्वेश्चन प्यासा है आंसर के लिए तो पूरा आंसर देना पड़ता उसको. मैम वो तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था तो हम 2 पॉइंट लिखकर आए थे या 3. unless and until it is not mentioned, write any 3 points, write any 2 points. unless and until any वाला लैंग्वेज नहीं लिखा ना तो आपको सारे पॉइंट लिखने हैं.
प्लीज इसको गांठ बांध लीजिए। और 5 मार्क्स जब आता है उसमें ये भी ऐड करोगे कि दैट इज वाई महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट टू वर्क। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेगा, तो पहले आपको बताना है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है। नरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। आपको पूरा लिखना है, देन उसके फीचर्स लिखने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में है तो 2 या 3 में है तो सिर्फ फीचर्स लिखोगे, 5 में है तो पूरा एक्सप्लेन करोगे। लेकिन 2 में भी आपको ये वाले सारे पॉइंट देने हैं कि वो जो है इट इज फॉर द स्किल्ड और अनस्किल्ड, इट इज मतलब कि इट इज जितने डिस्ट्रिक्ट्स में है 1/3 ऑफ द जॉब्स आर फॉर द विमेन, देन उसमें वेज अलाउंस, ये सारे पॉइंट्स आपको देने हैं। Unless and until your question does not specifically say write any two, write any three, अगर ये एनी वर्ड नहीं आया तो सब कुछ लिखना है। तो नाउ जितने हमने पढ़ा ये सारे हमने पढ़े थे, एंड प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो टेरिशरी है दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। बिकॉज प्राइमरी होगा तो सेकेंडरी को रॉ मटेरियल मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होगा तो ट्रांसपोर्ट के लिए काम मिलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला सामान लोगों तक जाएगा। तो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। नाउ द सेकेंड, मतलब है तो वही प्राइमरी सेकेंडरी, इनको हम जो लोग इसमें काम करते हैं द वर्कर्स द पीपल, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। इसमें आपके क्वेश्चन आता है पहला डिफरेंस बिटवीन, और दूसरा हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ये याद होगा ग्लोबलाइजेशन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हमारे होते हैं जिसमें जो लोग काम करते हैं द पीपल दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं। दे हैव टू फॉलो सर्टन एक्ट, सर्टन रूल्स, जैसे फैक्ट्री एक्ट, वेजेस एक्ट, रिम्यूनरेशन एक्ट, कंपनी एक्ट, पीएफ एक्ट, इन सबको फॉलो करना पड़ता। द वर्किंग आवर्स आर, मतलब कि जो वर्किंग होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। दे गेट बेनिफिट्स लाइक पीएफ, मेडिकल, एलटीए, पेड लीव्स उनको मिलता है। देयर इज अ सिक्योरिटी ऑफ जॉब, whereas in the unorganized or disorganized sectors these facilities are not there। हमारे कई मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरा डिसऑर्गेनाइज में आता है, जहां द वर्कर्स डोंट हैव एनी फिक्स्ड टाइम, they don't have any fixed pay, they don't get any leave, there is no safety of any kind of job। तो जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, इनफैक्ट हमारे कई ऐसे कंपनीज हैं जो एमएनसीज के अंडर आती हैं एंड दे आर आल्सो नॉट फॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनाइज्ड, हम उनमें उन वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो फर्स्ट इज the government should ensure कि the companies, the sectors are registering। जो वर्कर्स हैं उनके लिए there should be some specific rules। then the government should also try to, उनको जो है ट्राई करना चाहिए टू ऑर्गेनाइज themselves, थोड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हो। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ में दे आर हैविंग अ टॉक, सो दैट जो लोग अलग अलग जगहों पे काम करते हैं दे ऑल्सो गेट दोज बेनिफिट, सारे नहीं मिलते हैं लेकिन कुछ बेनिफिट्स दे आर ऑल्सो एबल टू गेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द सेक्टर्स बेस्ड ऑन द ओनरशिप। वही प्राइमरी, अब प्राइमरी में पूरा खेत मेरा या फिर पूरे खेत को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किया है तो प्राइमरी ही ना। सेकेंडरी में जैसा हमारा
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ओन करता है, वो भी स्टील ही प्रोड्यूस करता है। टाटा स्टील, टाटा ओन करते हैं, वो भी स्टील ही प्रोड्यूस करते हैं। टेरिशरी में ट्रेन, आपके जो रेलवेज है वो गवर्नमेंट ओन करती है, और एयर सर्विसेज गवर्नमेंट भी करती है, अब तो सारा प्राइवेट है। तो है वही सेक्टर्स, लेकिन उसको ओन कौन करता है? तो द पब्लिक, द वन विच इज ओन्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जैसे आपके रेलवे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड इनका जो मेन एम होता है टू प्रोड्यूस योर गुड्स और सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जो इसमें दाम होते हैं वो कम होते हैं कंपैरेटिवली। Whereas private or जो private ownership है, they are owned by individuals, group of individuals. Their motive is to earn profit. Example, इसमें स्टील अथॉरिटीज, रेलवेज आ सकता है, उसमें रिलायंस आ सकता है, टाटा स्टील आ सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन द ओनरशिप, ये आपका आया है इन द फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज या फिर असर्शन एंड रीजन में, मोस्ट ऑफ द टाइम इन द बोर्ड्स। डिसऑर्गेनाइज वाला 3 मार्कर में आया है, नरेगा 3 और 5 में हमेशा आता है। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट 3 या 5 में आता है। डिस्गाइज इन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट 3 में आता है। राइजिंग इंपॉर्टेंस 3 में आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी अगर तीनों को डिस्क्राइब करना हो तो 5 मार्क्स में आता है। सो दिस इज द मार्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। With this, again, we have revised 2 chapters. One is from political science, that's outcomes, and second is sectors of Indian economy, right?